इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे हमारी बात हुई थी, हम करने वाले हैं। आगे भी आप लोग ने बोला था सर इसी के और चैप्टर्स हम लोग कर देते हैं। एट प्रेजेंट हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चैप्टर 1 पढ़ा है, 2 पढ़ा है, 3 पढ़ा है, 4 पढ़ा है, 5 पढ़ा है। चैप्टर 1 जो था वो क्या था? इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर अगला क्या पढ़े आप लोग? 5 ईयर प्लान। ठीक, 5 ईयर प्लान पढ़ने के बाद आपने क्या पढ़ा? एग्रीकल्चर पढ़ा। एग्रीकल्चर के बाद आपने इंडस्ट्री पढ़ा, और फिर फाइनली फॉरेन ट्रेड पढ़ा। ये आपने पढ़ा। ये आपने जो 3 चैप्टर पढ़े, ये आपने पोजीशन जानी कब से कब तक की? 1950 से 1990 तक। इतने का आपके पास नोट्स भी है। ऐसा कोई है क्या जिसको इसके नोट्स नहीं मिले हैं? नोट्स सबके पास है ना बेटा? नोट्स सबके पास है ना इन 5 चैप्टर के? हाँ या ना? इन 5 चैप्टर के नोट्स सबके पास है ना? है, 5 चैप्टर के नोट्स है, क्वेश्चंस भी है, इवन सारी चीजें हैं, और ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये हमारा इतना हो गया कंप्लीट, आपका भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। आज हम लोग शुरू करने वाले चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो है वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी हम लोग बोलते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 1991 की पॉलिसी। अभी तक आपने ऊपर जो पढ़ा 1990 तक पढ़ा। आज से जो आप पढ़ोगे 1991 में पढ़ोगे। तो क्यों पढ़ोगे? पहले रीजन समझ लो, फिर पढ़ना स्टार्ट करना। हम जैसे आजाद हुए थे ना बेटा, तो हम ये बोलते हैं कि 1950 से 1990 के बीच हमने डेवलपमेंट करी है। पर जो मेन कंट्रोल था उस टाइम भारत में हर बिजनेसेस पे, वो गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट, एक बात बताओ, प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है? गवर्नमेंट प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है? आप मेरे को बताओ। वेलफेयर के लिए करती है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती थी? सुनना, गवर्नमेंट बोलती थी कि हम किसी भी बिजनेस में लिमिटेड प्रोडक्शन करेंगे, कम प्रोडक्शन करेंगे, लेस रेट रखेंगे, जिसको खरीदना है खरीदे, जिसको ना खरीदना है ना खरीदे। जैसे कार के नाम पे पद्मिनी की कार आया करती थी, स्कूटर के नाम पे चेतक की स्कूटरें चलती थी, और इनके रेट बहुत कम होते थे क्योंकि गवर्नमेंट फैक्ट्रीज में बना करती थी। तो ज्यादा वेलफेयर वेलफेयर के चक्कर में हुआ ये कि हमारा देश हो गया था बर्बाद। पैसे ही नहीं थे देश के अंदर, पूरा तो भाई चैरिटी में हमने दे दिया, सब चीज सस्ते में अवेलेबल करा दी। देश की आबादी एकदम बढ़ती गई, देश में पैसा खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए 1990 तक। आपको सच बता रहा हूँ, 1990 में हमारी पोजीशन ये थी कि हमारे पास सिर्फ 1 वीक का रिजर्व था देश में, जिसके बाद हमें वर्ल्ड बैंक इनसॉल्वेंट या कंगाल घोषित करने वाला था। तो सारे हमको क्यों बता रहे हो? तो क्या हुआ पता है? हमको जरूरत थी देश में पैसों की, मनी, पैसा चाहिए। तो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, और उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, कौन बता सकता है कौन थे? कोई बता सकता है? प्राइम मिनिस्टर थे 1991 में पीवी नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? कोई मुझे बता सकता है आप में से? नहीं, आप, मैं बता रहा हूं आपको, आप सुनो। फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ही इज द अनसंग हीरो ऑफ द इंडिया। इन्होंने जो देश के लिए किया है, बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने बोला कि देश में अगर पैसा चाहिए ना, तो 3 पॉलिसी लाओ। आपने बचपन में सुना भी होगा कभी, एलपीजी लाओ।
3 पॉलिसी देकर आओ। आपके ये जो सीनियर है अभी, जो अभी वाइवा दिए 2 दिन, हमारी क्लास 2 दिन इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम वाइवा दे रहे थे स्कूल में, ठीक है। एलपीजी का उनसे फुल फॉर्म पूछा गया तो कुछ का कहना था सर लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इससे भारी बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया, बोला कि भाई देश में 3 पॉलिसी आनी चाहिए। एलपीजी, एल मतलब है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। शॉर्ट में मतलब बताऊंगा, फिर हम इसके चैप्टर पे आएंगे। देश में पैसा खत्म हो गया था, हम बर्बाद हो गए थे। 1991 में मनमोहन सिंह ने बोला 3 पॉलिसी अगर देश में लाई जाए तो देश का उद्धार हो जाएगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब होता है फ्री हैंड दे देना, फ्री हैंड टू बिजनेस, जो बनाना है बनाओ, जो बेचना है बेचो, कोई रोक नहीं होगी, ठीक है। पहले क्या होता था, इंडिया में जब तुम बिजनेस करते थे, भारत में बिजनेस करते थे तो गवर्नमेंट से बहुत सारे तुमको लाइसेंस लेने होते थे, बहुत सारा रजिस्ट्रेशन करवाना होता था। मनमोहन सिंह ने बोला आधे बिजनेसमैन भारत में बिजनेस इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि भारत में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा मांगा जाता है। तो लिबरलाइजेशन में बोला गया इसको बंद कर दो, इंडिया में बिजनेस करना अपनी मर्जी से करो, जो करना है करो, फ्री हैंड है आपके पास, आप लिबरलाइज हो। दूसरी चीज की गई प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है गिविंग पार्टिसिपेशन, गिविंग पार्टिसिपेशन टू प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया। 1950 से लेकर, बहुत बोर लग रहा होगा तो इसको बियर करना बेटा क्योंकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 1950 से 1990 में क्या था, 17 देश की बड़ी इंडस्ट्रीज थी जो फुल गवर्नमेंट कंट्रोल में थी। गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में तो रखी थी पर ये इंडस्ट्रीज बर्बाद हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने बोला प्राइवेटाइजेशन करेंगे। प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब ये 17 इंडस्ट्रीज अभी तक जो गवर्नमेंट कंट्रोल में थी, अब उसमें प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो पार्टिसिपेट कर सकेगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी उन बिजनेसेस को चालू कर सकेगा। तो ये 17 इंडस्ट्रीज की लिमिट भी हटा दी गई। पहले 17 इंडस्ट्रीज फुल गवर्नमेंट कंट्रोल में थी, बाद में बोला गया कि प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसमैन आके इसमें बिजनेस कर सकते हैं। जैसे इसमें से एक इंडस्ट्री बताओ रहा, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसपे एलआईसी का ही राज था, पर एलआईसी जब नुकसान में जाने लगी तो गवर्नमेंट ने बोला कि प्राइवेट सेक्टर के जो बिजनेसमैन है वो भी जो है इंश्योरेंस का काम चालू कर सकते हैं। जैसे एचडीएफसी आ गया, फिर आईसीआईसीआई का इंश्योरेंस आ गया, ये सब आ गए। अब आप मेरे को बताओ, आपको लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन समझ आया कि नहीं आया? आप मेरे को बताओ, आपको लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन समझ आया कि नहीं, या मुझे कुछ रिपीट करना पड़ेगा इसमें? आ गया। लिबरलाइजेशन में फ्री हैंड देना है, प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाना, और तीसरा बेटा जो होता है वो ग्लोबलाइजेशन होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली फ्री मार्केट। फ्री मार्केट, पहले हम लोग क्या थे, बहुत दबे हुए थे। दबे हुए का मतलब ये था कि हमारी पॉलिसी जो थी, आपने कल लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी है, हम लेस इंपोर्ट करेंगे, मोर एक्सपोर्ट करेंगे। हम इस पॉलिसी पे चलते थे। ये नोट्स भी मैंने आपको भेजा है, आपको बताया भी, इंपोर्ट कम करेंगे खर्चा ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे ताकि कमाई ज्यादा हो। तो क्या होता था, अगर हम दूसरे देशों का सामान नहीं खरीदेंगे तो वो हमारा सामान क्यों खरीदेंगे, ये पॉलिसी फ्लॉप हो गई। तो ग्लोबलाइजेशन लाया गया कि भाई ये देखना भूल जाओ कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, फ्री इंपोर्ट करो, जितना इंपोर्ट दूसरे देशों से करना है करो, और फ्री एक्सपोर्ट करो, जितना आप इंपोर्ट करोगे दूसरे देशों से उतना ही वो आपका भी सामान खरीदेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन ये बोला कि हमको दुनिया से जुड़ना होगा, केवल ये हम नहीं सोच सकते कि हमारा फायदा हो दूसरे देशों का फायदा ना हो, दूसरे देश हमारे देश में आके सामान बेचे, हम उनके देश में बेचे, ये ग्लोबलाइजेशन है। अब आप बताओ, आपको ग्लोबलाइजेशन समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? तो आज आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है ना,
जो आपके घरों में बड़ी बड़ी एलसीडी टीवी लगी है, ये सब ग्लोबलाइजेशन की देन है। अगर देश में ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो ये चीजें नहीं होती। आपको ये बात समझनी होगी। अब इतने सारे में से क्वेश्चन आपसे क्या क्या मैं पूछ सकता हूँ। सबसे पहला 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो क्या आंसर होगा आपका? 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो क्या आंसर होगा आपका, बताओ कौन थे फाइनेंस मिनिस्टर, क्या आंसर होगा, फटाफट बोलो। मनमोहन सिंह जी थे, वेरी गुड। उन्होंने 3 पॉलिसी लेकर आई, शॉर्ट में बोलो क्या क्या पॉलिसी लेकर आई। वेरी गुड बेटा, एलपीजी लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, 3 प्रकार की पॉलिसी वो क्या करे, लेकर आए। ठीक है, तो ये बात एकदम अच्छे से आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन आपको आता है आफ्टर, ये क्वेश्चन ना नोट कर देना, आप सुन लेना कहीं। आफ्टर 1991 डैश was replaced by डैश। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आंसर दे रहा हूं मैं, लिख लेना इसका। LQP was replaced by LPG। LQP was replaced by LPG। ठीक है, यहाँ पे LQP में L का मतलब है लाइसेंस, Q का मतलब है कोटा और P का मतलब है परमिट। ये एग्जाम में पूछने वाला है, बोर्ड्स में पूछता है। ठीक, 1991 में क्या रिप्लेस हुआ, तो रिप्लेस हो गया लाइसेंस राज, कोटा राज, परमिट राज, और उसकी जगह आ गया क्या, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आप बताइए, आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? क्या किससे रिप्लेस हुआ, ये समझ आया कि नहीं आया? इसकी आपको नोटिंग करनी पड़ेगी, आप देख लो, लिख लो। ठीक है, ठीक। अब ये हो गया, LQP को रिप्लेस कर दिया किससे, LPG से। अब चैप्टर दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो, अच्छे से सीख लो यार। हमें यही चैप्टर अब पढ़ना है। ठीक, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का अप्रेजल। अप्रेजल मतलब कैसे देश में पॉलिसी बनी है और क्यों बनाई गई। अगर मैं इसको NEP बोलूं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, तो कोई बुराई नहीं। रीजन से पढ़ते हैं पहले, क्यों ये पॉलिसी लाना पड़ा, क्यों हमारे देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को लाना पड़ा, क्या कारण था। तो आपको ये रीजन से पता होने चाहिए। रीजन नंबर 1, पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत खराब हो चुकी थी। एक 40 साल, कब से कब तक, 1950 से 1990 में पब्लिक सेक्टर ही देश की इकोनॉमी को चलाने का काम करती थी। ठीक, लेकिन इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बर्बाद हो गई थी। ये बहुत ज्यादा लॉस सफर करने लग गए थे और गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा बढ़ गया था। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कब से कब तक, 1950 से 1990 तक मैक्सिमम हमारे देश में जो बिजनेस थे उस पर पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल था। अब यार ये जो काम करते थे वेलफेयर मोटिव से करते थे, तो इनका क्या था, भारी नुकसान होने लगा था, लॉस। इस नुकसान के कारण ये पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। इसलिए 1991 में हमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाना पड़ा। आपको बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना, ये बताओ। फर्स्ट पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? फर्स्ट पॉइंट समझ आया कि नहीं? सेकंड, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो साइकिल था वो बिगड़ गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट का साइकिल बिगड़ गया था। अब आप मुझसे पूछोगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है पेमेंट ऑफ imports which are made from receipt of export। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपकी रिसिप्ट होती है,
आप इंपोर्ट करते हो तो आपकी पेमेंट होती है। तो कोई भी देश कभी भी अच्छा तब माना जाता है जब मान लो उसका एक्सपोर्ट 100 करोड़ का हो और इंपोर्ट 80 करोड़ का। इसमें क्या होता है, हमारे पास 20 करोड़ रुपए बच जाता है। सर कुछ नहीं समझ आया क्या बोला भाई? जब तुम सामान बेचोगे ना तो तुम्हारी कमाई होगी। अच्छी सिचुएशन ये है कि जब तुम बेचो तो तुम्हारी मान लो 100 करोड़ की कमाई हुई। अब जब 100 करोड़ की कमाई हुई तो इंपोर्ट करोगे तो पेमेंट भी करनी पड़ेगी, तो इसी 100 करोड़ में से पेमेंट कर दो। तो आपने कितनी पेमेंट कर दी? 80 करोड़ की पेमेंट कर दी, तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ? 20 करोड़ का हो गया देश का। ये अच्छी सिचुएशन है, इसे फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। अगर सिचुएशन मान लो ऐसी हो जाए कि आपको इंपोर्ट पे पेमेंट करना है 100 करोड़ की और एक्सपोर्ट से आपकी कमाई 70 करोड़ की है, तो आपका ये फायदा दिखा रहा है कि नुकसान बता रहे हैं, ये बताओ। एक्सपोर्ट करके कमाते 70 करोड़ हो और इंपोर्ट की पेमेंट 100 करोड़ की करते हो, तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये दिखाता है लॉस। तो हमारे देश की ना यही सिचुएशन हो गई थी कि हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होते नहीं थे और इंपोर्ट बहुत ज्यादा हमको करना पड़ रहा था, तो जिसके कारण हमारा ना ये बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ गया था। ठीक, इंपोर्ट करते समय हमारी हालत खराब हो जा रही थी, हम पेमेंट ही नहीं कर पा रहे थे। ये सिचुएशन हो गई थी। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ गया था, मतलब एक्सपोर्ट से उतनी कमाई नहीं थी कि इंपोर्ट की आप पेमेंट कर सकते। आप बताओ, आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? आपको सेकेंड पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? सभी लोगों आगे तीसरी जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम थी जिसके कारण ये लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का रूल लाना पड़ा, वो थी इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ठीक है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को हिंदी में आप कहते हैं महंगाई बढ़ना। क्या था? गवर्नमेंट सामान या गुड्स प्रोड्यूस करती थी। अब गवर्नमेंट क्या है, प्रोड्यूस लिमिटेड क्वांटिटी में करती थी और डिमांड जो थी बहुत ज्यादा थी। तो आप ये जानते हो कि जब किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसका प्राइस भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो हमारे देश में प्रॉब्लम ये हो गई थी बेसिकली कि हर चीज जो थी बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी। इवन आज भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, महंगाई बहुत ज्यादा है। तो हमने ये कोशिश करी कि लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन लाया जाए ताकि दूसरे देशों से भी हमारे देश में सामान आए और जो लोगों की डिमांड है वो हम उसको फुलफिल कर सके और महंगाई थोड़ा कम हो। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? 3 पॉइंट, पब्लिक सेक्टर खराब परफॉर्म कर रहे थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ गया था, मतलब इंपोर्ट की पेमेंट करने का पैसा नहीं था, महंगाई बहुत ज्यादा थी। ठीक, चौथी बात, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं थे हमारे पास। आपसे अगर कोई पूछे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होते हैं, तो इसका मतलब होता है हमारी फॉरेन अर्निंग। ये बहुत काम आती है, विदेशों से लोन वोन जो लिए रहते हो, इसी फॉरेन अर्निंग से क्या करना होता है। एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर विजय, होता है कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। बेटा महंगाई बहुत ज्यादा थी देश में, सामान कम बन रहा था और लोग डिमांड ज्यादा कर रहे थे, तो ग्लोबलाइजेशन हम करें ताकि दूसरे देशों से सामान आए और डिमांड फुलफिल हो सके। फॉरेन एक्सचेंज हमारे गिर गए थे, फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग गिर गई थी, जिसके कारण हम जो पेमेंट विदेशों में करते थे वो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, पैसा नहीं दे पा रहे थे। हमारे पास केवल 2 हफ्ते के इंपोर्ट का पैसा बचा था, उसके बाद दूसरे देश वाले हमको सामान देना मना कर देते। दूसरा, ब्याज के लिए दूसरे देश के लोग हमको धमका रहे थे कि लोन तो ले लिए हो, पैसा क्यों नहीं चुका रहे हो। हालत खराब हो गई थी, देश की अर्निंग ही नहीं थी फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहाँ, हम दूसरे देशों का पैसा ही नहीं चुका पा रहे थे, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। देन गवर्नमेंट भारी कर्जे में डूब गई थी। गवर्नमेंट ने क्या किया था, इतने साल 40 साल इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए बहुत सारे कर्जे दे दिए और एक टाइम आया कि भारी कर्जे में जो है वो हमारी गवर्नमेंट डूब गई थी। ठीक, 5 पॉइंट शांत मन से बताना समझ आए कि नहीं? पब्लिक सेक्टर बहुत खराब परफॉर्म कर रही थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एकदम बर्बाद था, महंगाई बढ़ी थी, फॉरेन अर्निंग ना के बराबर थी, विदेश के लोग पैसे के नाम से चिल्ला रहे थे और डेप्थ का बर्डन बहुत हो गया था हमारे ऊपर। डेप्थ का कर्जे का बर्डन बहुत हो गया था।
नेक्स्ट थिंग, हमारा मैनेजमेंट बहुत इनएफिशिएंट था। मतलब आज भी वही है ना, सरकारी ऑफिस जाओगे तो एकदम बर्बाद तरीके से चलते हैं। जितना टैक्स हमको मिलना चाहिए पब्लिक से वो टैक्स नहीं मिलता था, लोग टैक्स चोरी करते थे, बहुत बड़ी दिक्कत थी, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था हमारा। तो ये सारे मेन रीजंस थे बेटा, जिसके कारण क्या करना पड़ा हमें, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। क्या आपको मेरी कही गई बात समझ आई कि नहीं है? क्या आपको मेरी कही गई बात सभी लोगों को समझ आई कि नहीं, हाँ या ना बोलो। आज ये पढ़ना है अपने को, हमको एक इंट्रोडक्शन समझ आ गया है कि क्या है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, हमको ये कारण समझ आया कि रिफॉर्म क्यों लाया गया, क्योंकि पब्लिक सेक्टर खराब परफॉर्म कर रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो खराब था, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, फॉरेन अर्निंग हमारे यहाँ थी नहीं, क्योंकि विदेश तो हमसे सामान खरीदते ही नहीं थे, कर्जे बहुत ज्यादा थे, और जो सरकारी ऑफिस थे वो बहुत इनएफिशिएंटली चल रहे थे। जैसे टैक्स ऑफिस, जितना टैक्स देश से कलेक्ट हो सकता था उतना टैक्स कलेक्ट नहीं होता था। ये सारी दिक्कतें थी हमारे यहाँ। आपको ये दिक्कतें समझ आई कि नहीं आई? सबको आ गई होगी मुझे ऐसा लगता है। आप एक बार पढ़ लो तो यस सर बोलोगे तो मैं आगे बताने की सिचुएशन में हूँ। इसका नोट्स आज ही मैं भेजूंगा, पूरा फेयर नोट्स। इस चैप्टर को करने में 3 से 4 दिन लगेंगे। ठीक है, 3 से 4 दिन इस चैप्टर को हमको करने में लगेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसको एकदम अच्छे से करना है आपको। ठीक है, अभी 2-3 दिन आपकी क्लास नहीं हुई, क्यों नहीं हुई आप लोग को पता है कि नहीं, ये बताओ। आपकी लास्ट 2 डेज से क्लास नहीं हुई, आपको पता है क्यों नहीं हुई? यस और नो? आपके लास्ट 2 डेज से, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सारे बच्चे सुनो, मैं जो आपको बोल रहा हूं, लास्ट 2 डेज मीन्स 9th और 10th को आपकी क्लास इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपके जो सीनियर्स हैं क्लास 12th में, जो पास हो गए इस साल, उनका चल रहा था प्रैक्टिकल। मेरी बात को समझना, ठीक? सच बताऊं, मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैंने देखा जब इनका 2 दिन प्रैक्टिकल चला, इनकी परफॉर्मेंस वर्स्ट परफॉर्मेंस थी। इवन एक सिंगल आंसर भी बिजनेस स्टडीज का नहीं दे पा रहे थे। इनको ये भी नहीं पता था हेनरी फेयोल कौन है, टेलर कौन है। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये आपके जो सीनियर गए 56 इनकी क्लास की स्ट्रेंथ थी। ये पोजीशन थे, कोई आंसर नहीं दे पा रहे थे, कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए। बहुत बुरा हाल था प्रैक्टिकल। रीजन सुनो, क्या कारण क्या है? इनकी स्ट्रेंथ 56 क्लास में थी, साल भर ऑनलाइन क्लास जो हमारी स्कूल की चली है, 21 और 22 से ज्यादा बच्चे इसमें हुए नहीं। ये जो 56 बच्चे क्लास में थे उसमें से 21 और 22 जो थे वो रेगुलर क्लास अटेंड करते थे। इन्हीं में से मैक्सिमम बच्चे जो है, जैसे मैं नाम भी आपको कोट कर दे रहा हूं, अदीश, रवि, आप इनको जानते होंगे, आपके सीनियर्स हैं। ठीक है, प्रथम, और भी कुछ बच्चे, मैं ऐसे एकदम नाम मेरे को इमीडिएट याद नहीं आ रहा है, अभिषेक, ये ना रोशन झा, ये क्लास बराबर अटेंड करते थे, और इनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही थी प्रैक्टिकल में कल, सभी को 20 आउट ऑफ 20 मिला है इको एंड बिजनेस में। और इधर बहुत से बच्चे ऐसे भी थे, करीबन 24 से 25, वो साल भर क्लास अटेंड नहीं करे। वॉट एवर बी द रीजन, क्यों नहीं करे मेरे को भी नहीं पता। कहीं कोचिंग जा रहे हो, जाओ, तुम लोग भी कोचिंग जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, जाओ कोचिंग, कहीं कोई इशू नहीं है। लेकिन एकदम कोचिंग पे निर्भर नहीं रहो, क्योंकि स्कूल के इंटरनली क्या चल रहा है उनको नहीं पता, कौन एक्सटर्नल आएगी, क्या क्वेश्चन पूछेगी, उनको नहीं पता। ये या तो कोचिंग के भरोसे रह गए,
या तो यूट्यूब के भरोसे रह गए, या तो भगवान भरोसे रह गए कि भाई इस साल भी जनरल प्रमोशन मिल जाएगा। अब एक साल जनरल प्रमोशन हो गया, 2 साल हो गया, हर साल नहीं होगा। इस साल पक्का है कि तुम्हारे बोर्ड होने हैं, इस साल पक्का है कि तुम्हारे बोर्ड होंगे 2022 में। अगर ये बच्चे अभी बोर्ड में बैठ जाते हैं ना, मैं आपको गारंटी देता हूं किसी को 50% से ऊपर नहीं आना, इतने बुरे हाल में है। इसलिए मैंने कल आपको मैसेज डाला कि आपको क्लास अटेंड करना कंपलसरी है। अब आप नहीं करोगे तो आप जानो, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल मुझे पोजीशन देख के बच्चों की बहुत अखरा कि यार ये बच्चे अगर फिजिकली क्लास में पढ़ देते या क्लास अटेंड कर देते तो कम से कम ये दूसरे टीचर जो एक्सटर्नल है उनके सामने स्कूल का तो कम से कम अच्छा नाम रखते। वो टीचर आई, बच्चों से क्वेश्चन पूछ रही है, गधों को कुछ नहीं आ रहा है, कितना अखरता है देख के। आता तो अल्टीमेटली हमारे ऊपर ब्लेम है ना भाई, हम टीचर है, हमने क्या पढ़ाया तुमको, कुछ नहीं पढ़ाया, तभी तो तुम एक्सटर्नल के सामने कुछ नहीं बोल पा रहे हो। अब हम एक्सटर्नल को थोड़ी ना ही बताएंगे कि भाई क्लास में 25 से 24 ऐसे बच्चे जो क्लास ही नहीं अटेंड करते थे। अरे मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैनेजमेंट वर्ड का मतलब नहीं पता था इन बच्चों को। मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, पर ये 24 से 25 ऐसे बच्चे थे, ठीक, जिन्होंने क्लास अटेंड करी। ये बच्चे कोचिंग भी जाते हैं, आई अग्री, बट इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मैं आपको बस ये बोलना चाहता हूँ, आप कहीं भी कोचिंग जाओ, हमको कोई इशू नहीं है ना, हम कभी पूछेंगे ना, हमको पता लगेगा। आप यूट्यूब से लेक्चर देखो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप क्लास बराबर अटेंड करो, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा यार, और कंसेप्ट गड़बड़ाएंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, टेस्ट जो होते हैं वो बराबर दो, दो चीजें ना साल भर करो। और जो मैं बोलता हूँ ना, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, एट द एंड बोर्ड में आपका बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा। आपके जो कोचिंग के सर हैं पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो क्लास में स्कूल में हो रहा है उस पर भी आप ध्यान दो, और मैं चाहूंगा आप लोग अटेंड करें। अभी तक आपकी अटेंडेंस कैसी होती है, एक स्क्रीनशॉट जो है वो ग्रुप में डल जाता है, यार ये स्क्रीनशॉट है, इतने बच्चे है, बेगारी वाला काम है। अब से बराबर एक शीट डलेगी जिसमें लिखा होगा क्लास में कितने प्रेजेंट है। आज मैंने आपका पूरा डाटाबेस क्लास 12 का रख दिया है देखे, और इसमें मैं डाल दूंगा कितने एब्सेंट है। अब डेली ये सिस्टम पे चलेंगे। प्रिंसिपल मैम, जैन सर, सबको पता तो रहा एटलीस्ट हो क्या रहा है। मकसद सिर्फ ये है कि आपकी परफॉर्मेंस को जबरदस्त करवाना है बोर्ड में। अब अगर एक्सटर्नल आए तो आपके बैच में ऐसा ना हो कि आंसर ना आ रहा हो। जितने पढ़ रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, हर एक चीज बताओगे कि हमको इतना अच्छा आता, हम इस स्कूल से पढ़े हैं। मिनिमम मार्किंग करे, 10 नंबर 12 नंबर दिए, क्या करते, क्या करेंगे? कुछ तो मार्क देने थे, दे दिए 10 नंबर, जाओ पुरस्कार सहित रख दो। पर 20 में से 10 मिल रहा तो भी तो 10 नंबर का नुकसान है ना। ये मैं सही बता रहा हूँ, ये जो बच्चे क्लास अटेंड करे इनका बहुत अच्छा गया, और ये जो नहीं करे पता नहीं क्या करे ये लोग साल भर, बहुत ही खराब हालात थे कल, और मेरे को दुख हुआ देख के। है तो अपने ही बच्चे यार, अब क्या तुम लोग से फिजिकली मिल नहीं पा रहा हूँ, पर तुमसे कनेक्शन है। हम एक साल हो गया ऑनलाइन पढ़ रहे, तो तुम्हारे साथ तो ऐसा होने नहीं दूंगा। तो तुम लोग रेगुलर क्लास में आओ, कहीं अटको, हर चीज के लिए मैं हूँ। वाइवा में भी मैं साथ में रहूंगा ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर रहो, करो। चलो ठीक है बेटा, दैट्स इट। आज इतना कर रहे हैं, मेरे को एक बार अपनी अटेंडेंस ले लेने देना, एक बार मेरे को अपनी अटेंडेंस लेने देना। और इसका मैं प्रेजेंट एब्सेंट बना के डाल दूंगा एक प्रॉपर वाला। बस 2 मिनट वेट करो, मेरे को देने दो एक बार। इतना हम कर रहे हैं, कल सुबह मिलेंगे, आज नोट्स भेज देता हूँ। हाँ ना, मिलते हैं ना बेटा, थोड़ा सा ये थोड़ा और माहौल ठीक हो जाए, आएंगे हम लोग, मिलेंगे सब स्कूल में, ठीक है। और तुम लोग के साथ मैं साल भर हूँ, हर चीज बहुत अच्छे से तुम लोग को होगी। कॉपी का मार्क्स नहीं होता है, प्रोजेक्ट का 12 मार्क होगा, वाइवा का 8 नंबर होगा। तो प्रोजेक्ट भी अगर गड़बड़ झाला बनाएगा तो उसके भी नंबर कटेंगे, और वाइवा का तो एक्सटर्नल देता है, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो 0 डाल के वो चल देगा, ठीक है। कॉपी ऑपी के मार्क नहीं होते।
तो मैं बिल्कुल भाई तुम लोग के साथ हूँ, बस पढ़ो बहुत अच्छे से और डेली क्लास अटेंड करो। कल मिलते हैं, या नोट्स भेज दे रहा हूं मैं, दैट्स इट। आज ये करना है।